दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार ने अपना एक एजेंडा और संसद में पेश कर दिया है और वो एजेंडा है वन नेशन वन इलेक्शन का। और क्योंकि वो एक नया प्रावधान होगा, इसलिए ये भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने के लिए एक बिल संसद में पेश किया गया है और इस बिल की व्याख्या आज हम आपके साथ करेंगे। दोस्तों, जब से भारत आजाद हुआ है 129वां अमेंडमेंट है ये, और इसका पर्पज है वन नेशन वन इलेक्शन। आज मैं इस पूरे बिल के जितने भी प्रावधान हैं उसकी चर्चा विस्तार से करूंगा और फिर हम इसकी चर्चा ये करेंगे कि आने वाले दिनों में इसका भारत की राजनीति में और भारत की इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या सब कुछ अच्छा होगा या कुछ खतरे भी सामने आने वाले हैं। इन बातों की आज हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके साथी लोग भी इस विषय को डिटेल में समझें, तो मेरा निवेदन है कि आप इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, भारत के जो कानून मंत्री हैं, उन्होंने संसद में एक बिल पेश किया। उसको ये कहा गया कि 129th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2024, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोविजन है। भारत के जो संविधान में अलग अलग आर्टिकल हैं, उसमें अब एक नया आर्टिकल 82A जोड़ा जाएगा। अब वो 82A किस लिए जोड़ा जाएगा, उसका प्रावधान होगा साइमल्टेनियस इलेक्शन फॉर हाउस ऑफ पीपल एंड ऑल लेजिस्लेटिव असेंबलीज। मतलब लोकसभा और विधानसभाओं के जो चुनाव होंगे वो एक साथ होंगे। ये एक नया प्रावधान भारत के संविधान में जोड़ा जाएगा और इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो भारत के राष्ट्रपति घोषित करेंगे और उसको अपॉइंटेड डेट, मतलब किस तारीख को वो चुनाव होंगे, ये घोषणा भारत के राष्ट्रपति करेंगे। और भारत के राष्ट्रपति क्योंकि संविधान के रखवाले हैं, इसीलिए ये उनकी जिम्मेवारी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें जो इंटरेस्टिंग प्रोविजंस हैं, जैसा अक्सर हम देखते हैं कि विधानसभा के चुनाव हो गए, बीच में कोई सरकार गिर गई, अब ये सब चीजें कैसे निर्धारित होंगी, इसके लिए किस तरह के प्रावधान किए गए इस कानून में, हम इसकी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो ये हमारे कानून में लिखा था कि जो आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 है, इसमें ये कहा गया था कि जो चुनाव होंगे वो 5 साल के लिए होंगे और जिस दिन विधानसभा चुनाव होंगे उसके बाद जब सरकार बनेगी उस दिन से लेकर अगले 5 साल तक वो चुनाव रहेंगे, मतलब सरकार रहेगी। लेकिन इसमें प्रावधान किए गए हैं और ये क्या कहा गया है ये समझना बहुत जरूरी है। तो इस बिल में जो सेक्शन 2 है, ये क्या कहता है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 83 एंड आर्टिकल 172। जैसा मैंने पहले कहा, 83 है ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, कि जो लोकसभा का सत्र है वो कितने समय तक का होगा, और जो आर्टिकल 172 है वो है ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मतलब विधानसभाओं का सत्र कब तक होगा। इस बिल का ये कहना है कि द टर्म ऑल लेजिस्लेटिव assemblies constituted in any general election held after the appointed date and expiry of the full term of the House of People shall come to an end on expiry of full term of the House of People। इसका मतलब जिस समय लोकसभा का सत्र या उसका जो पूरा कार्यकाल है वो खत्म होगा, ये माना जाएगा कि जितनी बाकी असेंबलीज हैं उन सब का कार्यकाल भी उसी दिन खत्म माना जाएगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब बीच में मान लीजिए कि आपके चुनाव हुए और किसी कारण से लोक राज्यसभा को या राज्य विधानसभा को आपको डिसॉल्व करना पड़ा, उस स्थिति में क्या होगा, इसके लिए भी प्रावधान दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो एक शब्द जिसको हमें समझना होगा वो है साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसका मतलब लोकसभा और सारी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ होंगे। एक ये नई टर्मिनोलॉजी इंसर्ट हुई है। साथ ही साथ जो भी इलेक्शन होंगे, अगर मान लीजिए किसी कारण से कहीं पे कोई आपदा है, कहीं कोई आतंकवादी घटना, और उस इलेक्शन का काम उस राज्य का इलेक्शन केंद्र अपने जो लोकसभा है उसके इलेक्शन के साथ नहीं हो सकता, तो राष्ट्रपति महोदय एक नोटिफिकेशन जारी करेंगे और बताएंगे कि उनका इलेक्शन बाद में होगा और कब होगा, परिस्थितियों के हिसाब से। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है या कहीं पे बाढ़ आ गई, इंसर्जेंसी है, कुछ भी हो सकता है। उस स्थिति के अंदर
बाद में अगर इलेक्शन होगा तो ये नोटिफिकेशन राष्ट्रपति महोदय जारी करेंगे। इसके अलावा अगर कोई भी इलेक्शन डेफर होता है, मान लीजिए किसी कारण से असेंबली है वो टर्म पूरा नहीं कर पाती और बीच में खत्म हो जाती है, उस स्थिति में क्या होगा कि जब टर्म खत्म होगा या किसी कारण से असेंबली डिसॉल्व होती है और नया इलेक्शन होगा, तो जो नया इलेक्शन होगा वो जो विधानसभा बनेगी वो तब तक ही वैलिड होगी जब तक लोकसभा का चुनाव जिस तारीख को होगा उस तारीख तक। इसका मतलब यह है कि अगर कोई एक विधानसभा 5 साल के लिए चुनी गई, किसी कारण से वो 2 साल बाद डिसॉल्व हो जाती है, फिर चुनाव होते हैं, फिर उसको मान लीजिए कि 2.5 साल का टाइम मिलता है। अब वो 5 साल नहीं होगा, उसका टेन्योर तब तक ही होगा जब तक लोकसभा के चुनाव नहीं हो जाते, मतलब उनके साथ ही होगा। इसका मतलब ये है कि अगर विधानसभा किसी भी कारण से बीच में डिसॉल्व होती है, मिड टर्म इलेक्शन के बाद अगर दोबारा चुनाव होता है, तो वो ड्यूरेशन सिर्फ लोकसभा चुनाव तक ही वैलिड होगा। उस विधानसभा का कार्यकाल 5 साल नहीं होगा, जो अभी संविधान में प्रोविजन है। इसीलिए आर्टिकल 172 को अमेंडमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज समझने की है कि जो भी 5 साल का टेन्योर है वो लोकसभा के टेन्योर से माना जाएगा, और जितना पीरियड जो रह गया डिसोल्यूशन के बाद उसको माना जाएगा अनएक्सपायर्ड टर्म ऑफ द असेंबली। विधानसभा का जो कार्यकाल बचा हुआ है, तो इसका मतलब जो नया चुनाव होगा विधानसभा का वो सिर्फ बचे हुए कार्यकाल के लिए होगा, वो पूरे 5 साल के लिए नहीं होगा। ये बात हमें अब समझनी होगी। इसके अलावा जब भी कोई भी प्रोविजन इस तरह से किया जाता है तो उसका इफेक्ट इस बात से नहीं होगा कि जो पहले जो हाउस रिजॉल्व हुआ, मान लीजिए कि किसी कारण से आपको लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ा, जैसे अक्सर होता था, तो जब दोबारा चुनाव होंगे उसको जनरल इलेक्शन नहीं बोला जाएगा, उसको मिड टर्म इलेक्शन बोला जाएगा। 5 साल का कार्यकाल है, मान लीजिए 25 में चुनाव हुए, अगला चुनाव होगा 30 में, उदाहरण के लिए, और मान लीजिए कि लोकसभा जो है वो 27 में डिसॉल्व हो जाती है और दोबारा चुनाव होते हैं, तो जो नई लोकसभा होगी वो मिड टर्म इलेक्शन होगा और उस 25 तक रहेगी, बचे हुए जो अनएक्सपायर्ड पीरियड है उस तक, और फिर 30 के अंदर दोबारा चुनाव होंगे, क्योंकि उस समय बाकी राज्यों के भी चुनाव होंगे। तो पूरा क्राइटेरिया ये है कि अब 5-5 साल का साइकिल बनेगा। अगर बीच में चुनाव होते हैं तो वो चाहे लोकसभा के हों या विधानसभा के हों, ये सिर्फ रिमेनिंग अनयूटिलाइज्ड पीरियड के लिए होगा, जिसको अनएक्सपायर्ड टर्म कहा गया है। और यही प्रावधान जो है वो लोकसभा के साथ साथ विधानसभा में भी जारी रहेगा। अब दोस्तों सवाल इस बात का है कि क्या इससे कुछ बदलाव आएगा। जो कानून लाने का आधार है, जो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी बनाई थी, उसमें यह कहा गया था कि देखिए, एक तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है इलेक्शन, हम साल भर सिर्फ इलेक्शन मोड में ही रहते हैं और दुनिया भर का खर्चा होता है, स्कूल बंद करने पड़ते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स में काम रुक जाता है, बाकी सब काम रुक जाते हैं, स्टाफ की पोस्टिंग हियर देयर सब कुछ तहस नहस सा एक हिसाब से हो जाता है, मतलब सरकार वर्चुअली ठप हो जाती है इलेक्शन के टाइम पे। और अगर हम 30 चुनावों की बात कर रहे हैं अगर विधानसभा की, तो कहीं ना कहीं ये हाल हमेशा बना रहेगा, जो डेवलपमेंट के बीच में बाधक है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई है कि जब असेंबली इलेक्शन साथ होंगे तो खर्चे कम होंगे। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने से क्या होता है कि सरकारी जो घोषणाएं हैं, जो काम हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो सब रोकने पड़ते हैं। इससे लोगों को दिक्कत होती है, पॉलिसी मेकिंग में दिक्कत होती है, इसलिए साइमल्टेनियस इलेक्शन इस देश के हित में है। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान में जो अब चुनाव होंगे वो 5 साल में एक बार होंगे, और जो अमेंडमेंट होंगे कॉन्स्टिट्यूशन में वो 3 जगह होंगे। एक तो नया सेक्शन, जैसे मैंने आपको कहा, 82A फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एंड और लेजिस्लेटिव असेंबली। दूसरा जो अमेंडमेंट होगा वो आर्टिकल 83 में होगा, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। तीसरा अमेंडमेंट होगा आर्टिकल 172 में, ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स। एंड जो चौथा अमेंडमेंट होगा वो पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू इलेक्शन टू लेजिस्लेटर। मतलब 4 जगह संविधान को बदलना होगा इस कानून को लाने के लिए। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि जब एक साथ पूरे देश में चुनाव होंगे
तो कौन कौन सी पार्टियां हैं जो चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव भी एक साथ लड़ेगी और राज्यों का भी लड़ेगी? हमने अक्सर ये देखा है कि जिस पार्टी को लोकसभा में चुनाव का समर्थन मिलता है उसको विधानसभा में नहीं मिलता। इससे क्या होगा? क्या हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले समय में देश में वर्चुअली एक पार्टी की सरकार होगी? क्या जनता ये करेगी? या हम ये देखेंगे कि जो बड़ी पार्टियां हैं जिनके पास रिसोर्सेज हैं वो तो पूरे राज्यों के भी चुनाव लड़ पाएंगी और केंद्र का भी चुनाव लड़ लेगी, लेकिन जो छोटी पार्टियां हैं जो धीरे धीरे रिसोर्स इकट्ठे करती हैं, जिनके पास बहुत बड़ा संगठन नहीं है, उनका क्या होगा? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो बड़ी पार्टियां और रिसोर्सफुल पार्टियां हैं उनका एक तरह से आधिपत्य हो जाए भारत की चुनाव राजनीति पे, और जो छोटी छोटी पार्टियां हैं वो अपने अपने क्षेत्रों तक सिमट के रह जाएं, वो आगे बढ़ नहीं पाए क्योंकि शायद उनके पास ना उतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा ना रिसोर्सेज होंगे? क्या ये भारत की राजनीति के लिए, अगर हम लॉन्ग टर्म दृष्टि से देखें, क्या ये उचित होगा? आज तो हम कह सकते हैं कि चलो मोदी साहब सेंटर में हैं। अगर मोदी साहब के बाद कोई ऐसा नेता आता है जो सेंटर को नहीं संभाल पाता, उस स्थिति में क्या होगा? तो चुनौतियां आने वाले समय में हमें समझनी पड़ेंगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब एक साथ चुनाव होंगे तो सब खर्चे कम होंगे, लेकिन मेरा ये कहना है कि आज जब हम टेक्नोलॉजी के जमाने की बात कर रहे हैं, क्या भारत सरकार को आने वाले विधानसभा चुनाव में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? क्योंकि आज हर एक के पास अपना मोबाइल नंबर है। अगर मोबाइल से ही मैं वोट कर दूं और इंटरनेट के माध्यम से कर दूं, अगर सरकार एक ऐप बना दे, अलग अलग भाषाओं में बना दे, मैं उसमें बगैर बूथ पे जाए अपने ही ब्लॉकचेन से, अपने ही मोबाइल की स्क्रीन से ऐप खोल के अगर मैं उसमें वोट डाल दूं, अब ना तो उसको कोई छेड़ सकता है ना कोई बदल सकता है। क्या हम ऐसा कोई प्रावधान कर सकते हैं? और अगर उसके लिए कोई ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाए कि अगले 6 घंटे में आपको चुनाव में वोट डालना है, या एक दिन में डालना है, या 24 घंटे में डालना है, क्या इस तरह का एक्सपेरिमेंट हमको करना नहीं चाहिए? इससे वोट काउंटिंग में प्रॉब्लम खत्म होगी, डुप्लीकेट वोट्स का टेंशन खत्म होगा, ईवीएम को जो हम बार बार दोष देते हैं उसका झगड़ा खत्म होगा। एक ट्रांसपेरेंट सिक्योर सिस्टम इलेक्शन के सामने आ सकता है, जैसा आज हम क्रिप्टो करेंसी में बात कर रहे हैं या हम सप्लाई चेन्स की बात कर रहे हैं, जहां पे कोई भी डेटा आप बदल नहीं सकते। हाँ, अगर आप चाहते हैं उस क्रिप्टो करेंसी के अंदर या बाकी चीजों में जैसे सिक्योरिटी से फीचर्स होते हैं, या इलेक्शन के लिए हम ब्लॉकचेन बेस पे कोई सॉफ्टवेयर नहीं डेवलप कर सकते? मेरा तो सुझाव ये रहेगा भारत सरकार को कि अगर वो वास्तव में आपको खर्चे कम करने हैं और ट्रांसपेरेंसी लानी है, तो आने वाले चुनाव में कम से कम कुछ बूथ्स पे आप कोशिश ये करिए, कम से कम जो दिल्ली का चुनाव है या एजुकेटेड सोसाइटी जहाँ पे है, वहां पे एक बार आप ब्लॉकचेन ट्राई करिए। जो लोग ब्लॉकचेन से अपने मतदान देना चाहते हैं वो दें, जो पेपर से देना चाहते, मतलब जो ईवीएम से देना चाहते हैं वो उससे दें। धीरे धीरे हमें समझ में आ जाएगा कि दोनों लोगों का रुझान किस तरफ है। ये बात सही है कि ईवीएम को आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि अगर कोई टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो रास्ता निकल सकता है। आपका क्या कहना है दोस्तों, कि क्या वन नेशन वन इलेक्शन से आने वाले दिनों में करप्शन कम होगा? क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन क्यों करती, चंदा क्यों इकट्ठा करती? ताकि चुनाव लड़ सके। जब 5 साल में एक ही बार होगा तो रोज चंदा मांगने की शायद जरूरत ना हो, या रिश्वत बढ़ जाएगी क्योंकि अब हर पार्टी चाहेगी मैं नेशनल लेवल पे खेलूं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आम जनता को इससे क्या सुविधाएं मिलेगी? जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।